हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और उसकी ऐतिहासिक महत्व के बारे में। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र का जमीनी आधार है। इसकी नींव रखने के लिए 4 समितियां बनाया गया था। प्रथम समिति बलवंत राय मेहता 1957 में बनाया गया था। यहाँ समिति पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की नींव रखी थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो दूसरा समिति बनाया गया था 1977 में, अशोक मेहता समिति। दोस्तों, इस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए थे। दोस्तों, उसके बाद तीसरा समिति 1985 में बनाया गया था, डॉक्टर जीवी के राव समिति। इन समिति के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण आधार माना था। दोस्तों, लास्ट में 1986 में लक्ष्मी मल्ल सिंघी समिति का गठित किया गया। इन समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। 1992 में 73 संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन में इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 9वें भाग के अनुच्छेद 243 में शामिल किया गया। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा होती है। दोस्तों, आप समझते हैं ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा में उन सभी सदस्य को शामिल किया जाता है जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम अंकित है या फिर जिनका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में धारा 6 में इस ग्राम सेवा के सम्मेलन का वर्णन है। दोस्तों, ग्राम सभा प्रत्येक 3 महीना में एक बार होना चाहिए और 1 साल में 6 बार होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 सदस्य या फिर जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर चाहे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन हो सकता है। ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए उस ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/10वां भाग सदस्य वहां उपस्थित होना चाहिए, जिसमें से 1/3 भाग महिला होनी चाहिए। इस गणपूर्ति की जिम्मेदारी पंच और सरपंच के ऊपर होती है। अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो ग्राम सभा का सम्मेलन स्थगित हो जाता है। ग्राम सभा के लगातार 3 बैठकों में यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो वहां के पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी होता है। उनको आगे 2 बैठक में गणपूर्ति करने का मौका दिया जाता है। यदि नहीं कर सका तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई चालू हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। इसका उल्लेख धारा 13 में दिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच और सरपंच से मिलकर बनेगी। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनेगी और प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 वार्ड होंगे। ठीक है, अब वार्ड की उल्लेख धारा 12 में दिया है। दोस्तों, ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच और उप सरपंच होते हैं। इसके कार्यकाल 5 साल के होते हैं और इनके प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं? वार्षिक आय का लेखा जोखा ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करना, ग्राम सभा के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना, गांव के छोटी बड़ी योजनाओं और विकास कार्य के लिए निर्णय लेना इत्यादि इसके महत्वपूर्ण काम है। ग्राम पंचायत में लिए गए निर्णय आपके गांव के विकास की दिशा तय करती है। अब हम लोग समझेंगे जनपद पंचायत की गठन। यहाँ ग्राम पंचायत के ऊपर आता है जनपद पंचायत। खंड स्तर पर विकास और प्रशासन का कार्य संभाल। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होती है। जनपद पंचायत को 10 से 25 निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं जो कि जनपद पंचायत के सदस्य। दोस्तों, जनपद पंचायत के प्रमुख अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, जनपद पंचायत के भी मुख्य कार्य उसके अंडर में जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उसके लिए योजना तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसकी देखरेख के विशेष जिम्मेदारी निभाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जिला पंचायत के बारे में। जिला पंचायत जो कि एक जिला का नेतृत्व करती है और ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊंची स्तंभ है और इसके अंडर में जितने भी जनपद पंचायत आते हैं उसके योजना और क्रियान्वयन का ये नियंत्रित कंट्रोल करते हैं। एक जिला पंचायत में न्यूनतम सदस्य की संख्या 10 और अधिकतम 35 होना चाहिए। प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। दोस्तों, इन जिला पंचायत के सदस्य के प्रमुख
उप उपाध्यक्ष या अध्यक्ष होते हैं। और इनके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो उस पंचायत के अंतर्गत जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, दोनों ही इसके सदस्य हो सकते हैं। आई होप आपको ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग समझते हैं कि इन अधिकारी अगर मनमानी करना चालू कर देते हैं तो इनको पद से कैसे हटाया जाए। तो पद से हटाने का 5 तरीका है। पहला तरीका है धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव, धारा 21 का के तहत रिकॉल या वापस बुलाना, धारा 37 के तहत स्वयं से त्याग पत्र दे सकता है, और धारा 39 के तहत निलंबन, धारा 40 के तहत हटा देना। तो ये 5 तरीका है जिससे कोई भी पंचायत सदस्य को हटाया जा सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य है, पंच है या सरपंच या उपसरपंच, इसको कैसे हटाते हैं। धारा 21 में अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो जो भी छोटे अधिकारी होते हैं, अगर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको कुछ अन्याय करवाया जा रहा है जबरदस्ती बड़े ऑफिसर के द्वारा, तो बड़े ऑफिसर के खिलाफ छोटे अधिकारियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे कि आप सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ पंच के द्वारा पारित कर सकते हैं, या फिर जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्य कर सकते हैं, जिला पंचायत में भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ सदस्य कर सकते हैं। इसके लिए कुल सदस्य के 1/3 सदस्य का हस्ताक्षर होनी चाहिए, तो ये एक अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। सरपंच और उप सरपंच के विरोध अविश्वास प्रस्ताव यदि कुल पंचों की 2/3 से अधिक वोट अविश्वास प्रस्ताव के लिए होता है, यहाँ प्रस्ताव पारित हो जाएगा और वह सरपंच व उप सरपंच काल हट जाएगा। इस अविश्वास प्रस्ताव को सरपंच और उप सरपंच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जिला कलेक्टर को, और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संचालक पंचायत को सौंपते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर समकक्ष अधिकारी बैठक बुलाकर उसका अंतिम निर्णय लेते हैं। दोस्तों, अब दूसरा प्रावधान धारा 21 क के तहत है, जिसको रिकॉल या वापस बुलाना कहते हैं। इसके तहत मतदाता के द्वारा जिसको भी चुने गए हैं, जो निर्वाचित सदस्य है, उसको डायरेक्ट वापस बुला सकते हैं, जिसको रिकॉल कहते हैं। इसमें पंच और सरपंच के खिलाफ हो सकते हैं। अगर मतदाता ने 50% से अधिक वोट या फिर बहुमत जो इसको वापस बुलाने के सपोर्ट में किया, तो तत्काल जो पंच और सरपंच अपने पद से हट जाएगा, वो वापस आ जाएगा। दोस्तों, धारा 37 में ये प्रावधान दिया है कि पंचायत अधिकारी अपना स्वयं से त्याग पत्र दे सकते हैं। अब पंच जो छोटे अधिकारी होते हैं, वो अपने बड़े अधिकारी को त्याग पत्र देके अपने पद से हट सकते हैं। जैसे पंच सरपंच को दे सकते हैं, और जनपद सदस्य अपने अध्यक्ष को दे सकते हैं, जिला सदस्य अपने अध्यक्ष को दे सकते हैं। और ये जो बड़े अधिकारी लोग होते हैं, सरपंच जिला उप संचालक पंचायत को, जनपद पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर को, और जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र देकर पद से हट सकते हैं। धारा 40 के तहत किसी भी निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को डायरेक्ट अपने पद से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को एसडीएम हटा सकते हैं, जनपद पंचायत के पदाधिकारी को कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के पदाधिकारी को संचालक पंचायत के द्वारा डायरेक्ट हटा सकते हैं, अपने पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में और भी लाते रहूंगा, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है वो भी और नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।